नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। कहा, भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व को मार्ग दिखा रहा है। भारत में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.08% पर पहुंची। देश में दैनिक संक्रमण दर लगातार 11वें दिन 10% से नीचे। पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। भारत में अब तक 22,41,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल संरक्षण प्रौद्योगिकी को आवश्यकता के अनुकूल बनाने और पानी का दुरुपयोग रोकने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान। और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में शीर्ष क्रम के खिलाड़ी आसानी से तीसरी दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार में कनक लता के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 01123978046 तथा 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की गति धीमी की है, लेकिन हमारा निश्चय विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और मजबूत बनने का है। आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में संभावनाएं और समाधान प्रस्तुत करना विज्ञान का आधारभूत दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोविड जांच किट, दवाइयों और ऑक्सीजन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। 1 वर्ष के अंदर देश में कोविड वैक्सीन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस गति और पैमाने पर ये कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम
इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। विभिन्न तकनीकों के विकास में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तभी ऊंचाई हासिल करती है जब वो उद्योग और बाजार के साथ बेहतर तालमेल बनाती है। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर विज्ञान, समाज और उद्योग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि सीएसआईआर के पास अनुसंधान और पेटेंट का सुदृढ़ तंत्र है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य और उसके सपने 21वीं सदी की बुनियाद पर आधारित हैं, इसलिए सीएसआईआर का लक्ष्य भी असाधारण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीएसआईआर को उद्योग के साथ साथ समाज को लेकर भी चलना है। उन्होंने सुझाव दिया कि सीएसआईआर के कामों की जानकारी जनता को होनी चाहिए, जिससे लोगों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़े। प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की भूमिका को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भविष्य को वैज्ञानिकों से बहुत अधिक आशाएं हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सहित भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी जरूरी है, ताकि आने वाले विपदाओं का समाधान ढूंढा जा सके। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को ऐसी ही चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजयराघवन, सीएसआईआर के महानिदेशक शेखर मांडे, अनेक विख्यात वैज्ञानिक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित थे। सीएसआईआर सोसाइटी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। ये देश भर में 37 प्रयोगशालाओं और 39 केंद्रों में अपनी गतिविधियां चलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों की सकारात्मकता और व्यावहारिकता की सराहना करते हुए कहा है कि विद्यार्थी सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को ताकत में बदल रहे हैं और यही देश की ताकत भी है। श्री मोदी कल अचानक सीबीएसई की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में शामिल हुए। इस संवाद का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया और इसमें विद्यार्थियों के अभिभावक भी शामिल हुए। देश के विभिन्न हिस्सों के विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से बातचीत से जुड़े। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कोविड से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को कहा है। चैनलों से कहा गया है कि वे अपने टिकर या ऐसे ही अन्य माध्यमों के जरिए प्राइम टाइम के दौरान इन हेल्पलाइन नंबरों को दिखाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वरिष्ठजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। ये नंबर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन है 080
4611007। कोविड की दूसरी लहर के बीच देश में उपचार करा रहे लोगों और नए संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये 93.08% हो गई है। कल 2,07,000 से अधिक कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कुल मिलाकर 2,65,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 5.73% है और इसमें लगातार कमी आ रही है। इस समय 16,35,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। संक्रमण की साप्ताहिक और दैनिक दर भी घट रही है। इस समय साप्ताहिक संक्रमण दर 7.27% है, जबकि दैनिक संक्रमण दर कल लगातार 11वें दिन 10% से नीचे रही। कल 1,32,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 2,713 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 3,40,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,93,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच, निगरानी, उपचार और उचित कोविड व्यवहार के साथ नियंत्रण क्षेत्र और कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान भारत सरकार की महत्वपूर्ण रणनीति है। सरकार ने कहा है कि केंद्र पारदर्शी तरीके से राज्यों को पर्याप्त टीके आवंटित कर रहा है। राज्यों को टीके की उपलब्धता के बारे में पहले ही सूचित की जा रही है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके मुहैया कराए हैं। अब तक 22 करोड़ 27 लाख से अधिक टीकों की खपत की जा चुकी है। वहीं 1 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी केंद्र सरकार प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले महीनों में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाया जा सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 22 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 28,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। कहा, भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व को मार्ग दिखा रहा है। भारत में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.08% पर पहुंची। देश में दैनिक संक्रमण दर लगातार 11वें दिन 10% से नीचे। पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। भारत में अब तक 22 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल संरक्षण प्रौद्योगिकी को आवश्यकता के अनुकूल बनाने और पानी का दुरुपयोग रोकने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान। और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में शीर्ष क्रम के खिलाड़ी आसानी से तीसरे दौर में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा में मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का शिमला से वर्चुअल उद्घाटन किया। 140 बिस्तरों वाला ये अस्पताल 1 महीने के भीतर बनकर तैयार हो गया और ये नजदीकी मरीजों के घर ऑक्सीजन के निर्बाध आपूर्ति में भी सक्षम है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 846 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 50 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान 3,746 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए। उपचार करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 14,186 रह गई है। राज्य में संक्रमण दर 1% है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3 जिलों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कोरोना के 20 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 287, जबकि भोपाल में 183 और जबलपुर में 71 नए मामले सामने आए हैं। 3 जिले अलीराजपुर, झाबुआ और कटनी में कोई भी नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य का कोई भी जिला अब कोविड संक्रमण की दृष्टि से रेड जोन में नहीं है। राज्य तेजी से कोरोना संक्रमण से बाहर आ रहा है। सभी 52 जिलों की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी दर 5% से कम है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में बीकानेर जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ऑक्सीजन संकट के दौरान इसके बेहतर उपयोग के लिए अनूठी पहल की है। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन के अधिकतम इस्तेमाल करने और नुकसान को रोकने के लिए जिले के प्रत्येक कोविड केंद्र में ऑक्सीजन मित्र तैनात किया है। इस पहल से प्रतिदिन 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की बचत की गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीकानेर प्रशासन ने ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए एक बेड की मॉनिटरिंग के लिए योजना तैयार की। इसके तहत लगभग 140 नर्सिंग स्टूडेंट्स को ऑक्सीजन मित्र नियुक्त किया गया। 8-8 घंटे की 3 पारियों में तैनात ऑक्सीजन मित्र को ऑक्सीजन फ्लो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये हर बेड पर नजर रखते हुए मरीज की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन करते हैं। ऊपरी स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी व्यवस्था के पर्यवेक्षण का जिम्मा दिया गया। वहीं राउंड द क्लॉक 3 पारियों में जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम वार रूम में तैनात की गई, जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई और अपव्यय पर नजर रख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीकानेर प्रशासन की इस पहल की सराहना कर चुके हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक गांव में कोविड केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि रोगियों का तत्काल उपचार किया जा सके। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऐसे 100 कोविड केंद्र खोले जा रहे हैं और इनमें से 60 केंद्रों पर काम शुरू हो चुका है। सोलापुर जिले में 5000 से अधिक आबादी वाले हर गांव में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन कोविड केयर सेंटरों में हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, वहीं गंभीर मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। इन कोविड सेंटरों के लिए गांव के स्वास्थ्य कर्मियों और निजी डॉक्टरों से सहायता ली जा रही है। उनसे अनुरोध कर उनका सेवा कार्यक्रम तय किया गया है। मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं जिला परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं अन्य सामग्री के लिए गांव के दाताओं और सामाजिक संगठनों से सहायता ली जा रही है। गौरतलब है कि जिले में 1 मेडिकल कॉलेज, 3 उप जिला अस्पताल, 14 ग्रामीण अस्पताल, 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 431 उप केंद्र मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ 33 अन्य स्थानों पर नए कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुल 60 केंद्र सेवा दे रहे हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटका में कोविड महामारी के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि 11वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को प्रोन्नति दी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग प्राप्त अंकों से खुश नहीं हैं, वे कोविड महामारी के बाद आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्र जो परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 10वीं कक्षा की परीक्षा की जाएगी। इन विद्यार्थियों को पिछले साल के अंक के आधार पर परखा नहीं जा सकता। इसी कारण कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज को मिलाकर एक ही दिन परीक्षा होगी। ये 3 घंटे की होगी, जिसमें तीनों विषय मिलाकर 120 अंक होंगे। इसी तरह प्रथम, द्वितीय और तीसरे भाषाओं को मिलाकर एक प्रश्न पत्रिका होगी। अर्जित अंकों के आधार पर A, B और C ग्रेड दिया जाएगा। कोविड संक्रमण की वजह से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 6000 एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। हर एक केंद्र में 100 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उनमें 12 को एक कक्षा में और 1 को एक बेंच में बिठाया जाएगा। परीक्षा का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को वैक्सीन दिया जाएगा और साथ में N95 मास्क और सैनिटाइजर्स भी दिया जाएगा। मंत्री जी ने बताया है कि प्रश्न पत्रिका का एक नमूना वेबसाइट में डाला जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए आज सेज पोर्टल की शुरूआत की। विश्वसनीय स्टार्टअप उद्यमों द्वारा वरिष्ठजन को एक स्थान पर ही देखभाल के आवश्यक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। जाने-माने फिल्म निर्माता और फैशन डिजाइनर मुजफ्फर अली ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टीकाकरण के अलावा कोई बेहतर उपाय नहीं है। आकाशवाणी से बातचीत में उमराव जान और गमन फिल्मों के निर्माता ने कहा कि मैंने कोविड के दोनों टीके लगवा लिए हैं। मैंने दोनों डोज लगवाए हैं वैक्सीन के और मेरी राय और तजवीज ये है कि हर शख्स को लगवा लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई एहतियात का जरिया नहीं है कोविड-19 से अपने को महफूज रखने का। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पानी के समुचित उपयोग और संरक्षण पर बल दिया है। इसके लिए उन्होंने जल संरक्षण प्रौद्योगिकी अपनाने और इसके उपयोग की आदतों में बदलाव का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले आज ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के वैश्विक सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में विभिन्न कारणों से पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जल का लगभग 85% कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। There is a basic necessity to save, reuse and repurpose. So the availability of water when we became independent was 5,000 liters per capita. Now it has become 1,100 liters. So this is a basic decline of availability because of population growth, because of cattle population growth and because of various uses. Now agriculture is consuming nearly 85% of the water. So the first saving should come from agriculture. There are new technologies, sprinkling, drip irrigation, and there are other methods also, and they are succeeding. श्री जावड़ेकर ने कहा कि घरों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए और हाउसिंग सोसाइटियों को जल संरक्षण का समुचित प्रबंध करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति में मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान है। Real GDP growth is now projected at 9.5% in 2021-22, consisting of 18.5% in first quarter, 7.9% in second quarter, 7.2% in the third quarter, and 6.6% in the fourth quarter of 2021-22. रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4.25% पर बनाए रखा है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर ही रखी गई है। The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजीव पोद्दार ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया है। IMC welcomes RBI's continued policy support to growth. With the first quarter being ravaged by COVID second wave, growth forecasts have been revised lower to 9.5%. Meanwhile, inflation has been marginally revised up to 5.1% for the year. Liquidity focus by announcing fresh GSAP of 1.2 lakh crores is a step in the right direction. Importantly, the Honorable Governor has moved the focus of liquidity from systematic to equitable distribution. केरल के वित्त मंत्री KN बालागोपाल ने आज विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कोविड संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की। बजट में 1,000 करोड़ रुपए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए रखे गए हैं और टीकाकरण सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है।
लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क सेवा में सुधार और विस्तार के लिए अगले कुछ महीनों में लगभग 100 टावर लगाए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने टावर लगाने और सीमावर्ती गांव में ओएफसी केबल बिछाने में सेना से भी मदद मांगी है। ऑनलाइन पढ़ाई और यहां तक कि टीकाकरण के लाभ उठाने के लिए लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क की डेटा सेवाओं को गुणवत्ता की मांग करने वाले छात्रों और युवाओं की पृष्ठभूमि में यूटी के आईटी सचिव सौगत बिस्वास ने लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति की समीक्षा की। दूर दराज के गांवों में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के लिए मोबाइल सिग्नल पकड़ने के लिए छात्रों के पहाड़ियों पर चढ़ने का साहस भी सामने आए हैं। समीक्षा में यूटी सचिव सौगत बिस्वास ने स्टेट ऑपरेटर और 3 अन्य प्रमुख निजी दूरसंचार सेवा नेटवर्क से बेहतर सेवा की मांग की। निजी ऑपरेटरों ने कनेक्टिविटी की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने स्पेक्ट्रम को 5 मेगाहर्ट्ज से बढ़ाकर 10 मेगाहर्ट्ज करने का आश्वासन दिया। वहीं 2 सेवा प्रदाताओं ने अतिरिक्त 93 मोबाइल टावर्स लगाने की जानकारी प्रशासन को दी। इनमें से 95 टावर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कार्यक्रम के तहत है। जुलाई अंत तक इनमें से 24 के सक्रिय होने का उम्मीद है। सचिव सौगत बिस्वास ने मोबाइल ऑपरेटरों को सलाह दी कि वे बाकी बचे क्षेत्रों में और टावर लगाने के लिए मंजूरी लें। श्री सौगत बिस्वास ने मोबाइल ऑपरेटरों को सूचित किया कि यूटी ने भारतीय सेना से सीमावर्ती क्षेत्रों में ओएफसी मोबाइल टावरों को निर्माण के लिए अनुमति में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया है। इसी तरह सौगत बिस्वास ने यूटी लद्दाख के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वीसैट स्थिति पर भी चर्चा की। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के फ्रेंकोस कुगोर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में ईगा श्वेताक और सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नूतन को समर्पित है। इस गीत को सुनते ही अनायास ही एक सीधी सादी भारतीय महिला की छवि आंखों के सामने आ जाती है। ये छवि है उस समय की संवेदनशील अभिनेत्री नूतन की। वही नूतन जिन्होंने बंदिनी, अनाड़ी, खानदान और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी कायम है। आज 4 जून है। 1936 में आज ही के दिन नूतन का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम शोभना समर्थ और पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था। नूतन ने 1950 में जब अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की तब वे स्कूल में पढ़ती थीं। 11 अक्टूबर 1959 को नूतन का विवाह लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से हुआ। नूतन का पूरा परिवार फिल्मी परिवेश से था। इनकी मां शोभना समर्थ अपने समय की सफल नायिका थी। उनकी बहन तनुजा और भतीजी काजोल भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। कहा, भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व को मार्ग दिखा रहा है। भारत में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.08% पर पहुंची। देश में दैनिक संक्रमण दर लगातार 11वें दिन 10% से नीचे। पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। भारत में अब तक 22 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल संरक्षण प्रौद्योगिकी को आवश्यकता के अनुकूल बनाने और पानी का दुरुपयोग रोकने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा और चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।